नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष IAS चैनल में। आज के इस वीडियो में उत्तर प्रदेश की श्रृंखला को हम लेकर के आए हैं। खैर, उत्तर प्रदेश की श्रृंखला में मैंने करीब 16 वीडियो पहले बनाया था, लेकिन एक टॉपिक जो था वो बच गया था, जो था उत्तर प्रदेश की जनजातियाँ। इसको मैं लेकर के आया हूँ। अभी हाल ही में UPSSC का कोई एग्ज़ाम होने वाला है, उसको लेकर के हम आए हैं ताकि आप जो उस परीक्षा में क्योंकि दरअसल यूपी लेवल की जब कोई परीक्षा होती है तो उसमें यूपी स्तर के काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप उत्तर प्रदेश लेवल के जितने भी वीडियो हैं उनको देख लीजिएगा, और ये जो वीडियो है इसको आप देखिए, उत्तर प्रदेश की जनजातियाँ, इससे एक वीडियो आपको मिलेगा ही मिलेगा। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में उत्तर प्रदेश का आप जैसे उत्तर प्रदेश के बारे में कौन कौन सी सीमा किससे लगती है, उत्तर प्रदेश की नदियाँ वगैरह, उत्तर प्रदेश की संस्कृति, उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख बांध वगैरह, उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन आदि परीक्षाओं से प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। और इन सभी प्रश्न, उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले वगैरह, सांस्कृतिक क्षेत्र, इन सबको आप वीडियो मेरे पड़े हुए हैं उनको आप देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश स्पेशल के नाम से प्लेलिस्ट है, उसको देखिएगा। तो आइए हम देखते हैं आज के इस वीडियो में देखेंगे उत्तर प्रदेश की जनजातियाँ। उत्तर प्रदेश की जनजातियों को हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले बता दूं, ये यूपी का मैप बना हुआ है। यूपी के मैप में हमने कुछ प्रमुख जिलों को बताया है जो जनजातियों से संबंधित हैं। बाकी के जिले और भी हैं, लेकिन जो जनजातियों से संबंधित है उन्हीं जिलों को हमने इसमें बनाया है। तो आइए शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश की जनजातियाँ। दरअसल जनजातियों को मैं बता दूँ, जनजातियाँ अपने संस्कृति को संजोए हुए रहती हैं, लेकिन वर्तमान में देखें तो, या वर्तमान में या पूर्व में देखें तो उपनिवेशवाद से ये पीड़ित रहे हैं। इनके जीवन का अगर जो आप सार तत्व जनजातियों का देखेंगे तो आपको ये उभर करके आएगा कि इन्होंने प्रकृति की पूजा करते हैं। इन्होंने प्रकृति को बिल्कुल अपने से ऊपर मान रखा है, मतलब प्रकृति की पूजा करते हैं, प्रकृति को अपने ऊपर मान रखा है। लेकिन इन दोनों का या देखें वर्तमान मानव की भाग दौड़ में इनका जीवन थोड़ा सा साइड में रहता है, और दोनों के बीच में आप देखेंगे तो काफ़ी अंतर देखने को मिलेगा। इनके सार तत्वों की बात करें तो इनके सार तत्व यही उभर के आता है कि सबको सबसे क्षमता के अनुसार और सबसे आवश्यकता अनुसार, मतलब कि जिसको सभी क्या करेंगे, अपनी क्षमता के अनुसार अपना योगदान देंगे, और सबको मिलेगा किसको जितनी आवश्यकता होगी उससे अनुसार उनको मिलेगा। मतलब कि इन सभी चीज़ों को देख करके बात समझ में आती है कि ये क्या है, ये पूरी तरीके से प्रकृति पे आश्रित है। पर्यावरण के साथ, या आप कहें कि भूमि के साथ इनका वास्तविक संबंध हमें देखने को मिलता है, जो आज से कई वर्षों पहले, या हम कहें कि 100, 200, 300 साल वर्ष पहले का जो मानव था उससे आज के संबंध हमें देखने को वर्तमान में कहीं मिलेंगे तो जनजातियों के संदर्भ में भी हमें देखने को मिलते हैं। यूपी में भी जनजातियों को अगर हम देखते हैं तो यूपी में कुछ प्रमुख जनजातियां हैं। सबसे पहले दरअसल अगर हम 2003 के पहले की बात करें तो यूपी में सिर्फ 2 जनजातियाँ थी, मतलब कि जो रजिस्टर्ड थी। लेकिन बाद में क्या हुआ कि 2003 में 10 जनजातियों को और शामिल किया गया, तो कुल मिलाकर इसमें वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल अनुसूचित जनजातियाँ कितनी हैं? टोटल 12 हैं। तो आइए हम देखेंगे सबसे पहले यूपी की जनजातियां, और सर्वाधिक जनजातियां कहाँ हैं उत्तर प्रदेश को? सोनभद्र जिले में हमें देखने को मिलती हैं। सोनभद्र जिला ये आप देख रहे हैं, सोनभद्र है, यूपी का सबसे दक्षिणतम जिला है सोनभद्र, और सोनभद्र की सीमा सर्वाधिक राज्यों से लगती है। कौन कौन से लगती है? अगर जो आप यहाँ पे आप देखेंगे तो इस साइड में पड़ता है बिहार, बिहार के नीचे देखेंगे तो यहाँ पे झारखंड है, झारखंड के नीचे छत्तीसगढ़ है, और इस तरफ देखेंगे तो MP पड़ता है। तो 4 राज्यों से लगती है। यूपी का एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों से सीमाएं बनाता है, वो कौन सा है? सोनभद्र है। फिर दूसरे नंबर पे आता है, नाम जो है वो सहारनपुर का आता है, लेकिन आप यूपी को मतलब कि सोनभद्र याद रखिएगा, जो 4 राज्यों से सीमा बनाता है। दूसरे नंबर पर अगर जब देखेंगे सर्वाधिक जनजातियाँ जो पाई जाती हैं वो बलिया में पाई जाती हैं। बलिया को आप मैप में देख लीजिए, यह है बलिया, ये यूपी का सबसे पूर्वी जिला है बलिया। इसको याद रखिएगा, गंगा नदी के किनारे स्थित है। यहीं से गंगा बिहार के छपरा में प्रवेश कर जाती है। तो ये है, इसको याद रखिएगा, बलिया सबसे पूर्वी जिला है। सबसे उत्तरी सहारनपुर, सबसे दक्षिणी सोनभद्र, सबसे पूर्वी बलिया, और सबसे पश्चिमी शामली है। शामली देखेंगे तो यहीं पे सहारनपुर के नीचे यहाँ पे शामली पड़ता है, जो सहारनपुर से अलग करके बनाया गया। मतलब कि सहारनपुर का जब विभाजन किया गया तो उसे शामली को अलग कर दिया गया, यहीं पे शामली पड़ता है। तो इनको याद रखिएगा, परीक्षाओं में प्रश्न से आ सकते हैं। तो सर्वाधिक जनजातियां सोनभद्र में पाई जाती हैं। दूसरे नंबर पे हम देखेंगे तो बलिया में पाई जाती हैं। लेकिन सबसे कम की बात करेंगे तो बागपत है, बागपत भी यहीं पे पड़ता है, बागपत। तो सबसे कम जनजातियां जो पाई जाती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? बागपत में पाई जाती हैं, इनको याद रखेगा। अब देखते हैं 2003 से पहले, जैसे मैंने भी बताया कि 2003 से पहले जो थी वो 2 जनजातियाँ थी, थारू एवं बुक्सा। सबसे पहले 2 जनजातियाँ, लेकिन बाद में 2003 में सरकार ने क्या किया कि 10 अनुसूचित जनजातियों को और शामिल किया गया, तो सूचीबद्ध कर दिया गया। तो वर्तमान में कुल कितनी? 12 हो गई, 2 पहले की 10 बाद में, तो 2003 याद रखेगा। तो वर्तमान में कुल 12 अनुसूचित जनजातियां हैं। थारू, अब हम एक जनजातियों को लेकर के चलेंगे, कौन कौन जनजाति किस किस क्षेत्र में पाई जाती है उनके बारे में देखेंगे। सबसे पहला नाम आता है उनमें थारू का। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक ज़्यादा आबादी वाली जो जनजाति वो कौन सी? थारू है। ये उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में पड़ती है। तराई क्षेत्र का मतलब मैप में आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के जो भी क्षेत्र हैं आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि उत्तरी जिलों में कौन कौन से आते हैं। जैसे आप देख रहे हैं बिजनौर है,
उसके बाद मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। उसके नीचे आएंगे तो कुशीनगर का क्षेत्र है। लेकिन जब आप इनको देखेंगे तो आपको यहाँ से जो क्षेत्र दिखेगा, इन सभी तराई के क्षेत्र में आपको देखने को जनजातियाँ मिलती हैं। वास्तविक रूप से हम देखेंगे तो ये वैसे तो इनकी सर्वाधिक आबादी हमें देखने को मिलेगी नेपाल के क्षेत्रों में और उत्तराखंड के क्षेत्र में देखने को मिलती है। चक्राता क्षेत्र आप देख के जानते होंगे, उत्तराखंड काफ़ी फेमस है, तो उन क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगी। लेकिन दरअसल जब विभाजन हुआ यूपी का, तो यूपी के विभाजन में कुछ क्षेत्र जो थे आज भी वो जहाँ पे जनजातियाँ देखने को हमें मिलती हैं वो तराई की बेल्ट है। तो प्रश्न आता है कि थारू कहाँ पाई जाती है, तो उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में जनजाति पाई जाती है। थारू अगर जो हम देखेंगे तो थारू, कई विद्वानों का मत है कि थारू थार के मरुस्थल से आए थे, इसलिए इनको नाम जो था थारू पड़ गया, लेकिन इसकी कोई प्रमाणिकता नहीं है, विद्वान ऐसा मानते हैं। तो तराई क्षेत्र में रहते हैं, थार के मरुस्थल से आकर बसे, इसलिए क्या कहलाए, थारू कहलाए। फिर इनका मुख्य भोजन क्या है, चावल है। मुख्य भोजन देखेंगे तो चावल है। इससे चावल से क्या करते हैं, इससे एक जाड़ नाम का एक मदिरा बनाते हैं। जाड़ जो एक मदिरा है जो, तो इनको कौन सा जाड़ नाम का मदिरा बनाते हैं, इनको याद रखिएगा। जाड़ मदिरा कौन बनाते हैं, थारू जनजाति के लोग बनाते हैं। किसे, चावल से ही बनता है जाड़, क्योंकि जानते होंगे जो देसी मदिरा वगैरह बनाई जाती है तो जनजातियों के लिए मदिरा वगैरह भी आप देखेंगे तो काफ़ी मुख्य स्थान रहता है और लोग अधिकतर उसको पीते रहते हैं, सेवन करते हैं। तो उनमें से अगर जो इनके द्वारा बनाई गई जो देसी मदिरा, जो ये कहेंगे जो चावल से बनाई जाती है, उसको जाड़ बोलते हैं। हल्का दिमाग में रख लीजिएगा। फिर देखेंगे तो ये पूजा करते हैं देवी काली की और महादेव जी की, और ये क्या है, इनके दोनों में क्या है, काफ़ी उच्च स्थान है। इनका शिवलिंग वगैरह जो पूजा करते हैं वो पत्थर का ना होकर के बाँस का होता है, तो हल्का दिमाग में रख लीजिएगा, बाँस का होता है। और ये दिवाली को शोक के रूप में बनाते हैं। इस दिन ये क्या करते हैं, अपने पूर्वजों को अनुसरण करते हैं, पूर्वजों को भेंट करते हैं, उसको हम रोटी कहते हैं। तो ये याद रखिएगा, दीपावली शोक के रूप में बनाते हैं। वर्तमान सरकार ने इनके, अगर हम देखेंगे, वर्तमान सरकार ने इनको बढ़ावा देने के लिए या कहें कि उनके उत्थान करने के लिए लखीमपुर खीरी में एक विद्यालय की भी स्थापना की है, महाविद्यालय की, जो लखीमपुर में स्थापित है। तो थारू के कल्याण के लिए एक महाविद्यालय जो बनाया गया कहाँ स्थित है, लखीमपुर खीरी में स्थित है। ये लखीमपुर खीरी की मैं बात बता दूँ, नेपाल से बॉर्डर टच करता है, यूपी का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। फिर हम आएंगे बुक्सा की तरफ। बुक्सा में हम देखेंगे तो वर्ण व्यवस्था भी आपको बुक्सा में देखने को मिलेगी। और बुक्सा सब रहते कहाँ हैं, बिजनौर के क्षेत्र में रहते हैं। बिजनौर आप ये देख रहे हैं, बिजनौर। कोई भी जिला, जैसे आपके दिमाग में कोई एक जिला का आप इमेज बनाएं तो उसके 3-2-4 चीज़ें आपको एक्स्ट्रा उससे संबंधित दिमाग में तुरंत आ जानी चाहिए। बिजनौर की हम बात करेंगे तो बिजनौर से ही गंगा नदी क्या होती है, यूपी में प्रवेश करती है, बिजनौर से। इसको याद रखिएगा, बिजनौर में ये लोग निवास करते हैं। बिजनौर के कुछ ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ पे ये रहते हैं। तो बुक्सा कहाँ है, बिजनौर। ये मुख्य रूप से हिंदी भाषा बोलते हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं। इनका मुख्य भोजन मछली चावल है। मुख्य भोजन क्या, मछली चावल है। जैसे आप बंगाल के लोगों को देखते होंगे, बंगाल के लोगों का भी मुख्य खुराक क्या, मछली चावल है। उसी तरीके से बिजनौर के क्षेत्रों में दरअसल तराई का बेल्ट है, चावल की खेती ज़्यादा होती है, मुख्य भोजन मछली चावल है। मछली चावल इसलिए मुख्य भोजन, दरअसल नॉर्मल में तो खेती करते हैं, लेकिन खेती से जब बात आती है दूसरी की तरफ, या कहें कि खेती में जब मंदी की स्थिति होती है तो मछली का पकड़ने का भी कार्य करते हैं। तो बुक्सा मछली पकड़ते हैं, मछली पालन भी इनके जीवन का एक मुख्य अंग है। तो इनको याद रखिएगा, आय का प्रमुख स्रोतों में से एक है मछली पालन। और देखेंगे तो इनमें भी विधवा विवाह प्रचलन में है, इसको याद रख सकते हैं, विधवा। और एक पूजा करते हैं काशीपुर की चामुंडा देवी की, काशीपुर की चामुंडा देवी की पूजा करते हैं। ये सबसे बड़ी देवी मानी जाती हैं, इनको याद रख सकते हैं। कौन पूजा करता है, बुक्सा जनजाति। रहती कहाँ है, रहती है बिजनौर के क्षेत्रों में। नेक्स्ट हम देखेंगे खरवार। खरवार को हम देखेंगे तो इसकी बेल्ट जो आपको देखने को मिलेगी ये वाला क्षेत्र है, मतलब कि सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, गाजीपुर, बलिया के क्षेत्रों में हमें ये सब देखने को मिलती हैं। तो इनको याद रखिएगा, खरवार जनजाति काफ़ी फेमस है। तो और कर्मा नृत्य वगैरह आप जानते हैं, सोनभद्र के क्षेत्रों में भी खरवार जनजाति के लोग इसको भी करते हैं। तो हल्का से, अब जब मेरा वीडियो आप यूपी स्पेशल के देखेंगे तो उसमें मैंने लोक नृत्य के ऊपर वीडियो बनाया, आप उसको देखिएगा, लोकगीत और लोक नृत्य, उसमें आप देखिएगा तो उसमें मैंने विस्तृत रूप से बताया इसके बारे में। तो कर्मा नृत्य खरवार जनजाति के लोग करते हैं। तो ये तो थी मुख्य जो प्रमुख जनजातियाँ हैं इनके बारे में। लेकिन कुछ और हैं जिनसे परीक्षा में प्रश्न आपकी भेंट हो सकती है, आइए उनको भी हम देख लेते हैं। एक है सहरिया। सहरिया को हम देखेंगे तो ललितपुर में पड़ती है। ललितपुर आप देख रहे हैं, ललितपुर एक ऐसा जिला है जो 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। मध्य प्रदेश से घिरा होने के साथ साथ और भी मैं इसकी बता दूं, यूरेनियम के भंडार यूपी में हम देखेंगे तो ललितपुर में ही देखने को मिलते हैं, ललितपुर में। तो याद रखिएगा ललितपुर। और पहरिया सोनभद्र की है, सोनभद्र के बारे में मैंने बताया है। सहरिया ललितपुर और पहरिया सोनभद्र। फिर बैगा सोनभद्र की है, याद रखिएगा, बैगा सोनभद्र। अगरिया भी सोनभद्र है। चेरो जो है वो सोनभद्र और चंदौली की है। चंदौली को आप देखेंगे तो ठीक मध्य
जो सोनभद्र के ठीक ऊपर आपको चंदौली देखने को मिलेगा। दरअसल इनको लोकेशन वगैरह भी आप जो भी है इनको याद रखिए, जो भी लोकेशन जो ज़िले हैं उनको आप, जैसे कोई भी आपका जिला वगैरह आ जाए तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए उसकी लोकेशन क्या है। जैसे मैं कोई भी ज़िले का नाम लूँ तो आप उसको तुरंत आप मैप में अपने अकॉर्डिंग डिनोट कर लीजिए कि वो ज़िला पड़ेगा कहाँ, चाहे वो कोई भी ज़िला हो। यूपी के जितने ज़िले हैं, जब किसी भी राज्य का यूपी स्पेशल या कहीं की मध्य प्रदेश स्पेशल, बिहार स्पेशल, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान कुछ भी पढ़ें तो जिलों की लोकेशन सबसे पहले जरूर पढ़ें एक, जब क्योंकि आपको जब एक ओवरव्यू मिलेगा तभी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो पाएंगी। वरना आप रटते रहिए अगरिया सोनभद्र, पहरिया सोनभद्र, रटते रहिए। रटने की तो कोई रट सकते हैं तो रट लीजिए, लेकिन मैप में समझेंगे तो ज़्यादा आसानी रहेगी। तो फिर देखेंगे मुनिया, मुनिया भी अब है सोनभद्र की है। तो और खरवार को जैसे मैंने बताया है, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी इन क्षेत्रों में है। देवरिया भी आप देखेंगे यहीं पे, देवरिया के पास मऊ, मऊ के बाद आजमगढ़, आजमगढ़ के बाद इस तरफ हम देखेंगे तो यहाँ पे पड़ेगा जौनपुर, इसके बगल में यहाँ पे इलाहाबाद है, और इधर भी देख लीजिए महोबा है, झांसी है, हमीरपुर है। तो इनको आप याद रखिएगा, इसी के पास चित्रकूट वगैरह भी पड़ता है। तो खरवार, देवरिया, बलिया, गाजीपुर और वाराणसी में रहती है। पंखा जनजाति को देखेंगे तो सोनभद्र और मिर्ज़ापुर के क्षेत्रों में रहती है। तो ये थी उत्तर प्रदेश की जनजातियों को लेकर के आप सभी को जो आगामी परीक्षाएं उनके लिए आपको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूं आपका पेपर अच्छा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो कुछ दिनों के लिए मैं इंडियन ज्योग्राफी को थोड़ा सा स्टॉप करूंगा, क्योंकि खास लोगों की दिलचस्पी दिख नहीं रही, लोग पढ़ते पढ़ते भी उब गए हैं। पर्यावरण की श्रृंखला में आगे जारी करूंगा कुछ दिनों बाद, फिर इंडियन ज्योग्राफी फिर मैं कंटिन्यू करूंगा। तो अगला जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो पर्यावरण का होगा। इंडियन ज्योग्राफी कुछ दिनों के लिए स्टॉप रहेगी। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।